नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है और ये हमारी एमआईक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये हमारी क्लास यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं और प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें जो लोग नए हैं, और वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। और ये क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जा रही है इन परीक्षाओं को देखते हुए, इसलिए हमने इसका नाम रखा है एमआईक्यू। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसमें दिए गए तथ्य आप देखेंगे वो मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आप उन तथ्यों को उजागर कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है सामान्य अध्ययन का। ये फाउंडेशन कोर्स है, प्रीलिम्स प्लस मेंस इसमें होगा। अब ये जो कोर्स हम लॉन्च हो रहा है ये 24 मई शाम 4:30 बजे हो रहा है। ये जो फाउंडेशन कोर्स है, अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो आप यूपीएससी की तैयारी साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस और यूपी पीसीएस की तैयारी बेहतर ढंग से होती है, क्योंकि यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस लगभग एक जैसा हो चुका है। तो इस अगर कोर्स में आप ज्वाइन होते हैं तो ये दोनों कोर्स आपके एक साथ कंप्लीट होंगे। इसमें आप 24 मई शाम 4:30 बजे आप आकर के एक रणनीतिक परिचर्चा में जो निःशुल्क सेमिनार आयोजित किया जा रहा है उसमें आप भाग ले सकते हैं। इसमें एक रणनीति होगी, चर्चा होगी और एडमिशन हमारे यहाँ इस पे प्रारंभ हो चुके हैं, तो आप लोग आकर के एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑफलाइन बैच है और जिसलिए हमारी संस्थान द काउंसिल आईएएस जानी गई है, सैकड़ों आईएएस पीसीएस को दी हुई है और यहाँ 2003 से इलाहाबाद में अपने परचम को लहरा रही है। बहुत सारे आईएएस पीसीएस को देने वाली यह संस्थान कोरोना के बाद 2 बैचेस की सफलता के बाद ये तीसरा बैच शाम को स्टार्ट हो रहा है। सुबह की मीटिंग में अभी तक बैचेस चल रहे थे, अब शाम की मीटिंग में भी ये स्टार्ट हुआ है कोरोना के बाद, और इस शाम के मीटिंग में ये पहला बैच आपको 4:30 बजे दिखाई दे रहा है। आप आकर के इसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं। दिल्ली के विषय विशेषज्ञों द्वारा आपको इसमें ज्ञानार्जन आपका किया जाएगा, आपकी तैयारी करवाई जाएगी दिल्ली के फेमस टीचरों द्वारा। तो इसमें आप लोग आकर के भागीदारी ले सकते हैं। फिर आपको हम बताते हैं कि ये निःशुल्क सेमिनार आयोजित उसी दिन किया गया है जिस दिन रणनीति होगी हम लोगों को चर्चा, उसमें निःशुल्क सेमिनार है 24 मई 4:30 बजे आपको ये दिखाई दे रहा है। इसमें आईएएस और पीसीएस का दोनों की परीक्षाओं में जिस तरह से हिंदी माध्यम का क्रेज गिरता जा रहा है, हिंदी माध्यम से सफलता की दर कम होती जाती है, हो जा रही है, तो वो सफलता की दर क्यों कम हो रही उस पर रणनीतिक पर चर्चा आयोजित की गई है कि कैसे हम हिंदी के रिजल्ट को सुधार सकते हैं, कैसे हमारी हिंदी के रिजल्ट को सुधारने के लिए द काउंसिल आईएएस की योजनाएं हैं, उसको टारगेट में हम लोग कर करके एक निःशुल्क सेमिनार आयोजित किया गया है। आप लोग आ सकते के इसमें निःशुल्क सेमिनार को अटेंड करिए और जानिए कि किस तरह से हिंदी माध्यम में रिजल्ट को सुधारा जा सकता है। अनुज सिंह सर जो यहाँ प्रबंध निदेशक डायरेक्टर हैं द काउंसिल आईएएस, उनके मार्गदर्शन में एक क्लास डिजाइन की गई है जो अपने विषय विशेषज्ञ अपने क्षेत्र के और वर्षों से जो है यूपीएससी के लिए एक सलाहकार के रूप में जाने गए हैं। तो आप लोग आकर के इसमें ज्वाइन हो जाइए और निःशुल्क सेमिनार आप लोग जरूर इसमें अटेंड करें। आपको समझ में आएगा कि आईएएस की तैयारी कैसे किया जाए, पीसीएस की तैयारी कैसे की जाए, हिंदी माध्यम के घटता क्रेज को कैसे पुनः उठाया जाए। इन सारी चीज पर चर्चा आयोजित की गई है 24 मई शाम 4:30 बजे, तो आप लोग आकर के इसको अटेंड करिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संतूर वादक का हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया। ध्यान से देखेंगे कि निम्न में से किस संतूर वादक का हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन ए है पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन बी है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन सी है रुस्तम सोपोरी और ऑप्शन डी है वर्षा अग्रवाल। ये पूछा जा रहा है। तो देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 10 मई 2022 को निधन हो गया। कब हुआ है इनका निधन? तो 10 मई 2022 को संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का
निधन हो गया और वो 84 साल के थे। कितने साल के थे? 84 साल के थे और उनकी मौत जो हुई है दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई है। अगर बात करें संतूर वादक की, तो संतूर भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है और इसका प्रयोग आप देखेंगे शास्त्रीय संगीत से लेकर के हर तरह के संगीत में इसका संतूर का प्रयोग किया जाता है। और संतूर मूल रूप से अगर आप देखेंगे ये वाद्य यंत्र कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है। ये कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है मूल रूप से संतूर, लेकिन ये जो है और भी जगहों पर चला है और इसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता था विशेष रूप से। संतूर की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो संतूर की उत्पत्ति 18,000 वर्ष से भी पूर्व ईरान में मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति जो है ईरान में हुई थी 18,000 वर्ष पूर्व, पहले भी, बाद में यह एशिया के कई देशों में इसका प्रचलन हो गया। भारत में जो भारतीय नाम संतूर का है वो है शततंत्री बीड़ा। शततंत्री बीड़ा भारतीय नाम है इसका संतूर का, यानी 100 तारों वाली बीड़ा इसको बोला जाता है और जिसे बाद में फारसी में इसको भाषा में संतूर नाम दिया गया। तो ये जो संतूर नाम इसका है ये फारसी भाषा में नाम पड़ा है और भारतीय भाषा में शततंत्री इसको वीणा बोला जाता है, यानी 100 तारों वाली वीणा इसको बोला जाता है। इसलिए आप देखेंगे तो संतूर वादक हाल ही में किसका निधन हुआ 84 साल की उम्र में? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर ए आपको मिल जाएगा। देखिए ये संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा, जिनका 10 मई 2022 को निधन हुआ, 84 साल के थे और इनका दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई। मूल रूप से संतूर जो है कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी उत्पत्ति 1800 वर्ष से पूर्व ईरान में मानी जाती है, बाद में एशिया के कई अन्य देशों में भी प्रचलन में रही है। और संतूर का भारतीय नाम क्या आपको दिखाई दे? शततंत्री बीड़ा, यानी 100 तारों वाली बीड़ा, जिसे बाद में फारसी भाषा में संतूर नाम दिया गया, जैसा कि हमने आपको बताया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ल्यूपस दिवस के बारे में बोला जा रहा है कि कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 मई, ऑप्शन बी है 10 मई, ऑप्शन सी है 15 मई और ऑप्शन डी है 18 मई। तो आपको बता दें कि जो ल्यूपस बीमारी होती है उसको लेकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई को आयोजित किया जाता है। अब अगर ये ल्यूपस बीमारी की बात करें तो ये ल्यूपस बीमारी एक स्व प्रतिरोधी रोग है। यह स्व प्रतिरोधी रोग है और शरीर के किसी भी भाग को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इस बीमारी के लक्षणों की बात मैं करूं, ल्यूपस बीमारी के लक्षणों की बात करूं तो इसमें तेज बुखार आएगा आपको। बीमारी में जो है ये तेज बुखार आएगा, लगातार मुंह का अल्सर होगा और जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द होगा और अधिक थकान, ये सामान्य लक्षण इसके दिखाई देते हैं। अब इसमें गाल और नाक पर आप देखेंगे तो तितली के पंखों जैसे लाल निशान बन जाते हैं। इस रोग में ये होता है कि गाल और नाक पर तितली के पंखों जैसे लाल निशान पड़ जाते हैं, इसीलिए इसको बटरफ्लाई रैश भी बोला जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये इसका आयोजन होता है 10 मई को आयोजित इसको किया जाता है। तो इसका आयोजन 10 मई को हो रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर आपको मिल गया ऑप्शन बी, यानी 10 मई आपको दिखाई दे रहा है। तो ल्यूपस दिवस के बारे में और चीज जानते हैं और ये बीमारी को आपको देखो वर्ल्ड ल्यूपस डे 10 मई को आपको ये मनाया जा रहा है। तो ल्यूपस बीमारी को लेकर जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए ल्यूपस जो है दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 मई को। अब हमने आपसे जैसा कि कहा कि यह एक स्व प्रतिरोधी रोग है जो शरीर के किसी भी भाग को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसमें सामान्य लक्षणों में इस बीमारी में क्या होगा? तो तेज बुखार हो जाएगा, लगातार मुंह का अल्सर गिरेगा, जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द होगा और अधिक थकान का अनुभव इसमें दिखाई देगा। अब हमने आपसे ये बोला कि गाल और नाक पर तितली के पंखों जैसे लाल निशान बन जाते हैं, जिस कारण इसको बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं। ये अन्य तथ्यों में आपको ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यानी तीसरा क्वेश्चन हमारा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित एम प्राइम प्लेबुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये एम प्राइम प्लेबुक के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला है कि इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, पहला कथन दिया गया। दूसरा दिया गया कि इसे वेंचर सेंटर द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। 2 कथन दिए गए और पूछा जा रहा है तो प्रयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, न तो एक और न ही 2, ये पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा एम प्राइम जो है प्लेबुक लॉन्च की गई। तो एम प्राइम प्लेबुक लॉन्च नीति आयोग द्वारा हाल ही में किया गया
अब इसका उद्देश्य है इस बुक का जो है मिश्रित शिक्षण जो पाठ्यक्रम है उसका उपयोग करते हुए 12 माह की अवधि में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से प्रारंभिक चरण के जो विज्ञान आधारित गहन प्रौद्योगिकी विचारों और बाजारों में उसको बढ़ावा देना है। अब इसे वेंचर सेंटर द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तो इसके दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य हैं। देखिए आप इसमें, ये नीति आयोग द्वारा हुआ है। तो नीति आयोग द्वारा एम प्राइम मतलब प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन, मार्केट रेडिनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी एम प्राइम प्लेबुक लॉन्च हुआ। अब इसका उद्देश्य क्या है? मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए 12 माह की अवधि में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से प्रारंभिक चरण के विज्ञान आधारित गहन प्रौद्योगिकी विचारों को बाजार में बढ़ावा देना है। अब ये जो है इस राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम को शुरू करने काम जो किया गया है AIM द्वारा किया गया है। और ये जो है इस शुरू किया गया और इसके लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ सहयोग किया है इसने। अब इसे वेंचर सेंटर फॉर द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? फिर से आप देखेंगे, हाल ही में कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए है प्रियंका मोहिते, बी है संतोष यादव, सी है संगीता बहल और डी है अंशु जमसेपा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिमी महाराष्ट्र की सतारा की एक निवासी हैं प्रियंका मोहिते। इन्होंने जो है 5 मई 2022 को कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ये कौन बनी है? प्रियंका मोहिते बनी है। और ये कहां की है? तो ये पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा के निवासी है। इसका सही उत्तर आपको मिल गया प्रियंका मोहिते यानी ए। और ये कुछ और चीजें जानकारी लेते हैं इसमें। ये प्रियंका मोहिते की आपको फोटो दिखाई दे रही है। तो पश्चिम महाराष्ट्र की सतारा निवासी प्रियंका मोहिते 5 मई 2022 को कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और प्रियंका ने 5 मई को शाम 4:52 पर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है इसको अपना अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8586 मीटर आपको इसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है। और बात करें अप्रैल 2021 में, तो माउंट अन्नपूर्णा चोटी को फतह इन्होंने किया था, जो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी आपको दिखाई देगी, अन्नपूर्णा चोटी, उनको भी इसने जो है फतह किया था। वहीं 30 जो है इनकी उम्र जो 30 साल की है, 30 साल की उम्र में प्रियंका मोहिते 8485 मीटर की ऊंचाई वाले माउंट मकालू को भी फतह किया है और 5895 मीटर ऊंचाई वाले माउंट किलिमंजारो को भी उन्होंने चढ़ाई उसकी कर चुकी है। इस तरह से आप प्रियंका मोहिते के बारे में इन तथ्यों को ध्यान दिया आपने। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि हाल ही में चर्चित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के संदर्भ में विचार करना है। और पहला है कि प्रत्येक वर्ष 15 मई को यह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 2 है कि इस वर्ष का विषय है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो इस वर्ष का विषय टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। ये 2 कथन दिए गए और पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। यहाँ है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2 ये ऑप्शन बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में जो है 11 मई को आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? 11 मई को आयोजित किया जाता है, जबकि इसमें ऑप्शन पहले में दिया है कि प्रत्येक वर्ष 15 मई को यह दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन आप देखेंगे असत्य हो जाता है। दूसरे कथन की अगर बात करें तो ये जो है इस वर्ष 2022 में जो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, इसका जो विषय है इस बार टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है।
इसका दूसरा आंसर आप देखें, दूसरा कथन ये सत्य है। इसलिए चूंकि ये सत्य कथन पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर आपको बी मिल जाएगा, यानी केवल 2 ये मिल जाएगा। इसका सही उत्तर आपको मिला बी, केवल 2। देखिए आप, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपको जैसा दिख रहा है कि ये 11 मई को मनाया जाता है, जबकि ए ऑप्शन में 15 मई दिया हुआ है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को तकनीकी रचनात्मकता, वैज्ञानिक जांच, उद्योग एवं विकास के एकीकरण में किए गए प्रयास का प्रतीक माना जाता है। अब इस वर्ष इसकी थीम रही है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। और 11 मई को भारत ने अपनी पहली सफल शक्ति जो है 1 का जो है परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था, जिस कारण इसमें आपको दिखाई देगा, जिस कारण इस दिन मनाया जा रहा है। और इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय सेना ने पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में किया था और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति कहा जाता है। इस दिन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखा गया था। ये आपको अन्य तथ्यों में ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता। देखेंगे फिर से, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता। ऑप्शन ए है ओंस जबोर, ऑप्शन बी है गिउलियाना ओल्मोस, ऑप्शन सी है ईगा स्विएटेक, ऑप्शन डी है बैबोनिका कुदेरमेटोवा। ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो हाल ही में आप देखेंगे तो वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्विएटेक ने अपना लगातार 5वां WTA टूर जीता है, इसलिए ये इटालियन ओपन 2022 महिला का खिताब जीती हैं ईगा स्विएटेक ने। इस तरह इसका सही उत्तर आपको सी मिल जाएगा। ईगा स्विएटेक का आप ये देखिए फोटो आपको दिखाई दे रहा है। तो वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्विएटेक ने अपना लगातार 5वां WTA टूर जीता और नोवाक जोकोविच ने इसी में जो है 2022 इटालियन ओपन पुरुष खिताब अपने नाम किया है। जबकि महिला में कौन किया है, तो वह ईगा स्विएटेक ने किया है और पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने किया। इस तरह से आपको इसमें महिला पूछा था तो इसका सही उत्तर आपको मिला ईगा स्विएटेक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। फिर से देखेंगे आप, 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है सिक्किम और डी है मिजोरम। तो आपको बता दें कि मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट टैकअप ने के अनुसार जो है राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया। इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए आप इसमें, तो मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट टैकर, इसके अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। और राजस्थान में कुल स्थापित जो विद्युत क्षमता है 32.5 गीगावाट है। और राजस्थान की कुल जो स्थापित विद्युत क्षमता है इसमें नवीकरणीय जो ऊर्जा है यानी अक्षय ऊर्जा है उसका योगदान 55% दिखाई दे रहा है, तापीय ऊर्जा का 43% दिखाई दे रहा है और शेष का 2% परमाणु ऊर्जा का योगदान आपको इसमें दिखाई देगा। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 में पेश की गई थी और उसका उद्देश्य है 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करना है। अब अगर बात करें ये जिस प्रोजेक्ट टैकर ने इस अनुमान को इसने बताया है, ये मेरकॉम इंडिया अमेरिका स्थित मेरकॉम कैपिटल ग्रुप की सहायक कंपनी आपको दिखाई देगी, जो इसके अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बना है, भारत का पहला राज्य बना है जिसने 100 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। तो ये इसमें राजस्थान आपको दिखाई देगा। 8वां क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में चर्चित पुलिंजर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 2022 का पुलिंजर अवार्ड दानिश सिद्दीकी को मिला है। 2022 का पुलिंजर पुरस्कार अवार्ड जो है दानिश सिद्दीकी को मिला है। और ऑप्शन 2 है कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई। और पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। यहाँ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आपको बता दें कि ये पुलिंजर जो पुरस्कार है ये दिवंगत फोटोग्राफर रहे हैं दानिश सिद्दीकी को वर्ष 2022 का पुलिंजर पुरस्कार ये अवार्ड मिला है। इन पुरस्कारों में आप देखेंगे तो विजेताओं में कुछ भारतीय पत्रकार अदनान आबिदी भी हैं, सना इरशाद मंटू हैं, अमित दवे का भी नाम
शामिल है। अब ये फोटोग्राफर जो दानिश सिद्दीकी हैं, ये तालिबान और अफगान सेना के संघर्ष के दौरान इनकी मौत हो गई थी। तो इनको इस बार 2022 का जो है मरणोपरांत आप देखेंगे तो इनको ये पुलिंजर पुरस्कार मिल रहा है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1917 में की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1917 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलिंजर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रसारित किया जाता है ये पुरस्कार। इस तरह से इसका सही उत्तर आपको सी मिलेगा, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य हैं। देखिए आप, ये आपको दिखाई देंगे मोहम्मद दानिश सिद्दीकी जो है। तो दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को वर्ष 2022 का पुलिंजर अवार्ड मिला। और पुरस्कार विजेताओं में कुछ भारतीय पत्रकार ये हैं, अदनान आबिदी, सना इरशाद मंटू, अमित दवे, इन भी शामिल हैं। और फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की तालिबान और अफगान सेना के संघर्ष के दौरान इनकी मौत हुई थी। और पुलिंजर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। और इस शुरुआत 1917 में हुई थी, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलिंजर पुरस्कार बोर्ड द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है। अब यह पुरस्कार जोसेफ पुलिंजर के सम्मान में दिया जाता है। तो किसके सम्मान में दिया जाता है? जोसेफ पुलिंजर के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया? ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। तो आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद, ये यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, रूस और यूक्रेन युद्ध, इसके बीच रूस ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया। तो रूस इसके संगठन से हट गया। अब ये जो है कि आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले यह जानकारी दी हुई। तो ये आप देखेंगे। अब ये अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की, तो इसका जो है ये मैड्रिड में स्थित है और इसे 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें आप देख रहे हैं तो रूस हट गया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा डी, यानी रूस इसका सही उत्तर होगा। देखिए आप कुछ और भी जानकारी लेते हैं। रूस का आपको मैप दिखाई दे रहा है। तो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटा है। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले यह जानकारी दिया है। और संयुक्त राष्ट्र का पर्यटन निकाय एक अंतर सरकारी निकाय है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार की सुविधा है उसको प्रदान करता है। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की बात करें तो यह मैड्रिड में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसी के तहत आप देखेंगे 2021 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखाई दे रहा है कि 2021 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में इसके एक के रूप में इसको चुना गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 10वां नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी किस संस्था की एक पहल है? टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी किस संस्था की एक पहल है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र संघ और ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने कहा है कि भारत के 5 सहित 100 नए स्टार्टअप इसके टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी में शामिल हो गए। इसका किस संस्था की एक पहल है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की आपको पहल दिखाई देगी। तो इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा डी, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। देखिए आप, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने कहा है कि भारत के 5 सहित 100 नए स्टार्टअप इसके टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी में शामिल हो गए हैं। और स्टार्टअप में स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं से लेकर के मेटावर्स तक की इकाइयां इसमें शामिल हुई हैं। और विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक में पहले प्रौद्योगिकी पायनियर्स के 2022 समूह को जारी किया हुआ है। तो इस तरह की आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीजों को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।